नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हवाई अड्डे की तरफ से उन तमाम अफवाहों को खंडन किया गया जिसमें दावा किया जा रहा है कि कश्मीरी पंडित समूहों ने 24 घंटे के भीतर घाटी छोड़ने का फैसला किया है। एयरपोर्ट की तरफ से जारी बयान के मुताबिक हम सनसनीखेज अफवाह फैलाने वालों का जोरदार खंडन करते हैं। एयरपोर्ट के बयान के मुताबिक हम हर रोज 16,000 से 18,000 यात्रियों को संभालते हैं। आज भी यात्रियों की संख्या औसत है। अल्पसंख्यक समुदाय की कोई भारी भीड़ नहीं है। आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि श्रीनगर में बढ़ रही टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया है। दावों में कहा गया था कि पंडित समूहों ने 24 घंटे के भीतर जम्मू के लिए रवाना होने का फैसला किया है, जिसके चलते श्रीनगर हवाई अड्डे पर गैर स्थानीय लोगों, केपी कर्मचारियों, निजी क्षेत्र में कार्यरत अन्य हिंदुओं की भारी भीड़ मौजूद है। कश्मीर में इन दिनों एक बार फिर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। 90 के दशक की बुरी यादें एक बार फिर से ताजा हो रही हैं। बीते दिनों जिस तरह से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, उससे एक बार फिर से खौफ के साए में हिंदू कश्मीर से पलायन को मजबूर हो रहे हैं। मुश्किल में है 6,000 कश्मीरी पंडितों की जान। ये वही पंडित हैं जिन्हें सरकार ने घाटी में बसाने के लिए नौकरियां दी हैं। कश्मीरी पंडितों ने 1990 में कश्मीर घाटी में आतंकवाद बढ़ने के बाद पलायन शुरू कर दिया था। योजना 2008 में आई और बाद में मोदी सरकार ने इसमें योगदान बढ़ाते हुए इसे मजबूती दी। पीएम पैकेज पर घाटी लौटे कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर आतंकी निशाना बना रहे हैं और आज एक और कश्मीर पंडित की हत्या कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बैंक कर्मचारी को निशाना बनाया है। आतंकियों ने इस बार कश्मीरी पंडित के बजाय राजस्थान निवासी बैंक कर्मचारी को गोली मारकर हत्या कर दी है। अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा पंडितों ने कश्मीर घाटी को छोड़ दिया था। अखबारों और रिपोर्ट के अनुसार 1990 तक जम्मू कश्मीर में चरमपंथ के फैलने के बाद से कम 399 कश्मीरी पंडित मारे गए और 1990 के बाद के 20 सालों में कुल 650 से ज्यादा कश्मीरी अपनी जान गंवा चुके हैं। जब पंडितों पर हमले हो रहे थे तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब घाटी से पंडितों का पलायन हुआ तब मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री थे। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के पलायन को 32 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडित अपने ही देश में विस्थापितों की तरह जीने को मजबूर हो गए हैं। कश्मीर पर सरकार के 10 कदम, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि कश्मीर घाटी के हालात फिर बदलेंगे। मई 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दिन ही मोदी ने गृह मंत्री बने राजनाथ सिंह से 9 मिनट राष्ट्रपति भवन में कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी। इसके बाद जुलाई 2014 में मोदी ने कश्मीर का दौरा किया। 2014 में ही उन्होंने राज्य के 9 दौरे किए। पहले कार्यकाल में मोदी ने 18 बार जम्मू कश्मीर का दौरा कर ये साफ कर दिया कि कश्मीर उनके टॉप एजेंडे में शामिल है। उनके दौरों का मकसद कश्मीर की जनता से सीधे जुड़ना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे और यही भाजपा के एजेंडे में रहा। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने से कश्मीर अब सही मायने में आजाद हो गया। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही सेना को खुली छूट दे दी थी। घाटी में आतंकवाद कम करने के लिए ऑपरेशन अलाउ चलाया, जिसके तहत आतंकियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई की गई। पिछले 5 साल में घाटी में 838 आतंकी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मारे गए हैं। इनमें कई मोस्ट वांटेड और आतंकी गुटों के सरगना थे। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार ने अलगाववादियों और हुर्रियत नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी की, जिसके बाद ये कयास लगने लगे थे कि घाटी के हालात और बेहतर होंगे। हालांकि 72 घंटों के अंदर आतंकियों ने 2 हिंदुओं को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद घाटी में कश्मीरी पंडित की सुरक्षा को लेकर चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई हैं। हालांकि सब्र का बांध टूटने के बाद कश्मीरी पंडित की सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने आपात बैठक बुलाई है, जिसमें बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल जैसे कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कश्मीर से हिंदुओं के पलायन को लेकर सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बैंक मैनेजर, टीचर
और कई मासूम लोग रोज मारे जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे हैं। जिनको इनकी सुरक्षा करनी चाहिए उनको फिल्म के प्रमोशन से ही फुर्सत नहीं है। बीजेपी ने कश्मीर को सिर्फ अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाया है। कश्मीर में अमन कायम करने के लिए तुरंत कदम उठाइए प्रधानमंत्री जी। आपको बता दें कि घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुलगाम में गुरुवार को एक बैंक की शाखा में घुसकर आतंकियों ने मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी। बीते 3 दिनों में किसी हिंदू की ये दूसरी हत्या थी। इससे पहले मंगलवार को स्कूल टीचर रजनी बाला का मर्डर आतंकियों ने कर दिया था। कश्मीर घाटी में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहां पर आए दिन आतंकियों द्वारा आम नागरिकों को टारगेट किलिंग की जा रही है। ऐसे में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के ऐसे हालात के लिए केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराया है। ओवैसी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की इस हालत के लिए केंद्र की मोदी सरकार सीधे तरीके से जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा छोड़कर फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है। भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात यह है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का मामला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको। और ये हो गया कि रात में आपको जहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहाँ पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। तो ये पूरी गलती जो हमने 89 में की वही गलती मोदी सरकार कर रही है और पिक्चरों को प्रमोट कर रही है। कश्मीरियों को पंडित को इलेक्ट्रल इशू की तरह देखते, इंसान की तरह नहीं देखते। वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप बोलने की इजाज़त नहीं देते, पॉलिटिकल लीवर्स पूरे बंद कर दिए आप। तो यही चीज़ों की वजह से आज ये तमाम टेररिज्म हो रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है। मैं इसको कंडेम करता हूँ कि एक प्राइवेट व्हीकल में हमारे सिपाही जा रहे हैं और उस प्राइवेट व्हीकल में ब्लास्ट हो गया। किसने किया भाई ब्लास्ट? ये सरकार आपकी है। वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जा रही है, जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनको गोली मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? नरेंद्र मोदी की सरकार किस पे जिम्मेदारी आयद करेगी इसका हमको बताएं, देश को बताएं। नहीं, क्या इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इसकी जिम्मेदारी देश की सरकार पर आयद होती है, जो मोदी सरकार पर आयद होती है। आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपकी नाकामी है। और वही गलती कर रहे हैं जो 1989 में हमने की थी। 87 का असेंबली इलेक्शन रिग था, तो आज आपने डिलिमिटेशन कर उसको जेरीमैंडरिंग कर दिया। तीसरा, आप वहां के पॉलिटिशियन को लीवर्स नहीं है, बोलने की इजाजत नहीं है। आप कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। इस खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके ठीक होने की कामना की है। पीएम मोदी ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले सप्ताह से नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही थी। इनमें से कुछ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष को भी बुधवार को हल्का बुखार महसूस हुआ और कोविड के कुछ लक्षण नजर आए, जिसके बाद उन्होंने जांच कराई और जांच में उनके कोरोना वायरस संक्रमित होने का पता चला। फिलहाल वो अपने आवास पर आइसोलेशन में डॉक्टरी सलाह से आराम भी कर रहे हैं। इसके साथ ही सुरजेवाला ने यह भी बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 8 जून को ईडी के समन पेश भी होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगामी 6 जून को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। विधानसभा सचिवालय की ओर से जानकारी दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इस महत्वपूर्ण बैठक के सुचारू संचालन के लिए दोनों सदनों में सभी दलों के नेताओं से सक्रिय सहयोग की अपील भी की है। इस सिलसिले में विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह सहित सभी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति के आगमन पर दोनों सदनों की विशेष बैठक को सफल बनाने में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।
वहीं लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद से ही योगी 2.0 सरकार एक्शन मोड में है। योगी और उनका पूरा महकमा घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में जी जान से जुटी हुई है। इसी कड़ी में कल का दिन उत्तर प्रदेश के लिए अहम होने वाला है, जब ग्लोबल इन्वेस्टर की समिट के लिए लखनऊ ने अपनी कमर कस ली है। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 1406 कंपनियां सेरेमनी में शामिल होंगी। इसके साथ ही 30 कंपनियां करेंगी 43,906 करोड़ का निवेश। तो कल उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन होने वाला है। 108 कंपनियां करेंगी 24,028 करोड़ का निवेश। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत बीजेपी को कोसकर करने वाले हार्दिक पटेल ने आज बीजेपी का ही दामन थाम लिया। एक समय बीजेपी और मोदी सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना करने वाले हार्दिक पटेल को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सब कुछ अच्छा लगने लगा है। तभी तो अपने समर्थकों के साथ आज गांधीनगर में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। 2014 में नरेंद्र मोदी आनंदीबेन पटेल को गुजरात की सत्ता सौंपकर दिल्ली रवाना हुए। तब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से एक 22 साल की लड़की ने पूरी तस्वीर ही बदल डाली। उस लड़के के पीछे मानो जैसे पूरा गुजरात का पाटीदार समाज उमड़ पड़ा हो, और देखते ही देखते वो लड़का गुजरात से लेकर राष्ट्रीय फलक पर छा गया। उनकी सफलता देखने में किसी फिल्मी कहानी सी लग रही थी। पाटीदार आंदोलन, जेल और फिर बेल, कांग्रेस का दामन, प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद इस्तीफा और अब जिसके खिलाफ बगावत का बिगुल फूका था उसी पार्टी का दामन थाम लिया। गांधीनगर में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हार्दिक बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए। हित, प्रदेश हित, जनहित एवं समाज हित के इस भगीरथ कार्य में आगे बढ़ने के लिए आज से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र सेवा का काम चल रहा है, उसमें छोटा सा सिपाही बनकर काम करने के लिए आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है, उनको जोड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे, और नरेंद्र भाई सिर्फ जिस बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन खड़ा करके वो नेता बने, जिस बीजेपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी वजह से गई, जिस बीजेपी नेतृत्व को पहले वो गुंडा कहकर संबोधित करते नहीं थकते थे, जिस बीजेपी ने उन पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाया, आज उसी बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया। राजनीति में कहावत है कि कोई ना तो स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन होता है, और यही गुजरात में देखने को मिला। जिस व्यक्ति पर बीजेपी सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था, अब पार्टी उसका तहदिल से इस्तेमाल कर रही है। अपने भाषणों में उन्होंने अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जनरल डायर का आरोप लगाकर घेरने वाले प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों के कटु आलोचक रहे, और नोटबंदी, जीएसटी की खूब आलोचना करने वाले हार्दिक अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतियों पर चलने का अपना मन बना चुके हैं। तो वहीं हार्दिक के बीजेपी में शामिल होने पर पुरानी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। हार्दिक का जाना भले ही कांग्रेस को रास नहीं आ रहा हो, लेकिन गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने दावा किया है कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि उन्हें डर था कि उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामलों में उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। छोड़ने वाले का आरोप नहीं है, ये भाजपा लिख के देती है
कि ऐसे ऐसे आरोप लगाओ, वो तो सिर्फ मुंह उसका होता है, जबान भाजपा की है। देखिए, यही बात होती है कि अगर भाजपा ये तय नहीं करती होती तो सबके लफ्ज, सबके शब्द, सबका प्लॉट एक ही नहीं होता है। ये सारी चीज वहीं तय होती है। अगर लीडरशिप की बात करते हो तो चंद दिन पहले राहुल गांधी जी के साथ आप स्टेज शेयर करते हो, राहुल गांधी जी से बात करते हो, कौन मना करता था मिलने को? हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है और इंटरनल डेमोक्रेसी की हमें नाज है। इंटरनल डेमोक्रेसी और इनडिसिप्लिन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मोदी पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को सरकार फर्जी मुकदमे में फंसाने की तैयारी में है। आपको सुनाते हैं कि केजरीवाल ने आगे क्या कुछ कहा। मनीष सिसोदिया ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है कि उनके स्कूल भी बदल सकते हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति की धमक केवल भारत में ही नहीं, आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। पूरी दुनिया के देशों से दिल्ली सरकार के पास निमंत्रण आ रहे हैं, हमें भी हैप्पीनेस क्लास सिखाओ, हमें भी एंटरप्रेन्योरशिप क्लास सिखाओ। मनीष जी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ऐसे व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए या उन्हें पूरे देश के स्कूलों को ठीक करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा, 16 करोड़ 39 लाख का काला धन हवाला ऑपरेटर्स के सौजन्य से, उनकी मदद से सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज में अपनी भागीदारी दिखाते हुए संचारित की। दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर केजरीवाल जी, आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? आपने तो कहा था देश को कि आपने सारे कागजात देख लिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर आपने अब तक टिप्पणी क्यों नहीं की? केजरीवाल जी, आप बार बार आरोप मढ़ते हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर। आपकी इच्छा का ये है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल होगी चंपावत उपचुनाव की मतगणना। बता दें, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी और निर्मला घैतोड़ी के बीच ये जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। चंपावत उपचुनाव 2022 के मतदान के उपरांत कल 3 जून को होने वाली मतगणना को सही व सुनिश्चित रूप से कराने के लिए आज चंपावत विकास भवन सभागार में मतगणना कर्मियों की दूसरे चरण की ट्रेनिंग का पूरा किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कल 3 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। मतगणना के लिए कुल 12 टीमें लगाई गई हैं, जो 151 बूथों की मतगणना 13 राउंड में संपन्न करेगी, जिसके लिए आज मतगणना कर्मियों की दूसरे चरण की ट्रेनिंग को भी पूरा कर लिया गया। चंपावत चुनाव के नतीजे कल आएंगे। एक तरफ जहां बीजेपी सीएम धामी की जीत को लेकर के उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम धामी फुल एक्शन मोड में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज नौकरशाहों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि उनका रिपोर्ट कार्ड उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ या जिन्होंने काम नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। ऐसा क्यों है कि अधिकारियों को हटाया नहीं जा रहा है? कांग्रेस का कहना है कि
भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है प्राधिकरण, उसके बाद भी जो है अधिकारियों में हेरफेर नहीं किया जाता है। प्राधिकरण है भगत जी? जिला विकास प्राधिकरण। कमिश्नर साहब ने नहीं, देखिए ऐसा है, को पकड़ा था। देखिए मैंने इस बार जब से शपथ ली है तब से मैं प्रत्येक दिन समीक्षा कर रहा हूँ, सबका मैं रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहा हूँ। इसमें मैं जो भी गुण दोष के आधार पर है, जो काम नहीं करेगा वो किसी का भी खास होगा, किसी की सिफारिश होगी, किसी भी कीमत पर। आपने देखा होगा सचिवालय का हमने जो फेरबदल किया है, काफ़ी बदल दिया और 90% नहीं 100% हमने बदला है। और कहीं भी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी, अगर किसी के खिलाफ शिकायत होगी, काम में वो होगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। जेल में बंद गैंगस्टर मनप्रीत मुन्ना से मर्डर के तार जुड़ रहे हैं। मर्डर में इस्तेमाल हुई कोरोला कार फिरोजपुर जेल में बंद गैंगस्टर मनप्रीत मुन्ना की बताई जा रही थी। ये खुलासा देहरादून से गिरफ्तार मनप्रीत बाऊ के माता पिता ने किया है। हमलावरों तक कार पहुंचाने में मनप्रीत का हाथ होने का भी शक है। वहीं इस केस में डीजीपी ने नई जांच कमेटी का गठन किया है और अब तक 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही 3 शूटर्स की भी पहचान हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार से मिलकर के शोक व्यक्त किया। भाई ये तो क्या पता, तो पुलिस जांच का वो है जी। और सब लोग को पता जो उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका मकसद क्या है जी। बेचारे खाते पीते घर के जमींदार है, किस धंधे में बढ़ गए, ये तो सोचने वाली चीजें हैं। और नए नए बच्चे जो उभरते हुए बच्चे, जिस तरह से पंजाब में हुए हैं 2-3 मर्डर ये हुए हैं, पहले ही पंजाब में लोग यहाँ पे है नहीं, कुछ नौजवान नशे के उसमें हैं और कुछ ये घटनाएं देख के यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा। इस पे सरकारों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अभी परिजनों से मिलकर बिल्कुल एक था भाई, परिजनों के लिए तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास में है ना उनके हैं। एक सांत्वना देते हैं भाई सभी लोग साथ में, लेकिन जिस पे घटना घटती है और हालात ये हैं कि अकेला बच्चा है वो ही चला गया, तो कहने के लिए तो किसी पे कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे लोग आ सकते हैं, अपनी वो कर सकते हैं, लेकिन भाई इनके पिताजी मजबूत हैं, मिलिट्री में रहे हैं और मजबूत है। जो बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बीते दिन डिबाई कोतवाली क्षेत्र से अगवा किए गए बच्चे को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ढूंढ निकाला। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 बदमाशों ने डिबाई कोतवाली क्षेत्र से अस्पताल के सामने खेलते समय बच्चे का अपहरण किया था। पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर ही बच्चे को ढूंढ निकाला है। पुलिस के मुताबिक बच्चे को 5 लाख रुपए की फिरौती के लिए अगवा किया गया था। आईजी मेरठ रेंज ने बच्चे को सकुशल बदमादमी की और इसके साथ ही पुलिस टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की। प्रदेश के जुर्म को रूप देने वाले लोगों का पटियाला पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। कासगंज जनपद में बड़े पैमाने पर चल रही अवैध असला फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। मौके से पुलिस ने 2 शस्त्र फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर 10 बने हुए तमंचा के अलावा असला और उपकरण भी बरामद किए हैं। क्षेत्र पटियाली में भरगेन क्षेत्र में एक अवैध तमंचों की फैक्ट्री चलने की सूचना एसओजी टीम को मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी। सूचना पर विश्वास करते हुए एसओजी टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन करके वहां पर दबिश के लिए भेजा गया था। उस जगह से 2 व्यक्ति, एक का नाम मुशीर अहमद पुत्र अली मोहम्मद और दूसरा आनंद पुत्र पन्नालाल, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं का वो मकान था जिसमें ये कार्य जो है वो चल रहा था। इसमें 10 जो है वो तमंचे, 315 बोर के 5 जिंदा कारतूस, एक। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर ठगी का आरोप लगाया जा रहा है। 10 युवतियों समेत इस पूरे मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। नोएडा साइबर सेल गौतम बुद्ध नगर सेक्टर 113 में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया गया। नोएडा पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर खोलकर इंश्योरेंस पॉलिसी सेटलमेंट करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 10 युवतियों समेत कुल 16 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 16 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1,50,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे एक
कुछ वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ स्टंट करते हुए हम लोग को संज्ञान में लाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने इमीडिएटली उसमें काम करना शुरू किया, पता किया कि कौन व्यक्ति है। यह व्यक्ति जो स्टंट का वीडियो बनाया है, जो स्टंट करता हुआ था, वह निज़ामुल है, जो अक्टूबर 2020 में एक मर्डर हुआ था, उसका मुलजिम था, रोजेल भेजा गया था उसे। कल जब जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि वो जमानत पे है और संभवतः उसके बाद इसने सारे स्टंट के वीडियोस बनाए हैं। हम लोगों ने आज उसको हिरासत में लिया है अभी, और जो बाइक उसने यूज़ किया है उसको भी हम लोगों ने अभी पकड़ा है। पूछताछ की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, निजामुल के साथ जो अन्य वीडियो बना रहे हैं, चला रहे हैं, वो भी लोग गिरफ्तार हुए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।